तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। एसकेएमयू दुमका। आज हम लोग करने वाले हैं एमडीसी पेपर संथाल ट्राइबल एंड कल्चर, यानी कि संथाल जनजाति की संस्कृति। ठीक। और ट्राइबल मतलब संथाल जनजाति और उनकी संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। यह सिलेबस 25-29 सेशन, 26-30 सेशन और आने वाले सभी स्टूडेंट के लिए काम में देगा। ठीक है। इसमें हम लोग कंप्लीट वीडियो में 1 घंटा का वीडियो रहेगा और उसमें कंप्लीट पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सभी बातों को जानेंगे एक एक करके। ये वीडियो मैं 2 बार रोक के बनाऊंगा क्योंकि 5-5 मिनट का ब्रेक लेके बनाऊंगा। लंबा वीडियो रहेगा। ठीक है। चलिए, तो सेमेस्टर 2 का एग्जाम होने वाला है। जितने भी दोस्त रखे हैं एमडीसी पेपर, उन सबको शेयर कर दीजिएगा कुछ इन्फॉर्मेशन कि ये पेपर कितने मार्क्स का होगा भैया और किस भाषा में आएगा। तो ये पेपर 75 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का? 75। ठीक। समय कितना मिलेगा भैया? 3 घंटा समय मिल तो बाबू। कितना? 3 आवर्स। ओके। नाउ नेक्स्ट, इसमें क्वालिफाई के लिए 75 मार्क्स के एग्जाम को क्वालिफाई के लिए 30 मार्क्स लाना होगा। कितना? 30 मार्क्स यू हैव टू स्कोर। आपको 30 अंक उत्तीर्ण के लिए अर्जित करने होंगे। नेक्स्ट, और बताइए भैया ये पेपर किस भाषा में आएगा? तो ये पेपर हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में आएगा मेरे दोस्त। आपको जो भी भाषा आता है, इफ़ यू स्पीक इन इंग्लिश एंड राइट इन इंग्लिश, देन यू कैन ऑल्सो राइट इन योर पेपर आंसर शीट इन इंग्लिश। ठीक है। आई एम नॉट वेल इन इंग्लिश, बट इतना आता है कि काम चल जाता है। ठीक है। अल्टीमेटली मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ। सो पहला है कि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, दूसरा आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक। आप जिसमें अच्छा लिखने के हैबिट है वो। कोई बोलता है संथाली में लिखा जाएगा क्या? नहीं रे दोस्त, संथाल जनजाति के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब संथाली में नहीं लिखेंगे। ठीक है। संथाली में थोड़ी लिखना है, बस संथाल जनजाति के बारे में आपको पढ़ना है। तो समझ गए। अब हम लोग क्लास शुरू करें। और अगर आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन का नोट्स चाहिए तो ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कीजिए। 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन का नोट्स मिलेगा हर सेमेस्टर 4 साल तक। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, तो मज़ा आएगा। आइए शुरू करते हैं। वो गाली जो बोलता है ना, मैं गाली नहीं बोलूँगा। तो पहला है हिस्ट्री ऑफ संथाल। संथाल जनजाति की संस्कृति के बारे में बताना है, जिसमें संथाल जनजाति का प्राचीन, ठीक, फिर दामिने को, फिर इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल्स, यानी कि कॉलोनियल मतलब होता है अंग्रेजी शासन के समय संथाल जनजाति। फिर आता है तिलका मांझी के बारे में जानना है, उनका विद्रोह जो कि 1751 से 1785 के बीच में हुआ था। फिर संथाल हुल, जिसे हम लोग संथाल क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है, संथाल विद्रोह भी बोलते हैं, जो कि 1855-56 में हुआ था, इसके बारे में जानना है। फिर खेरवार और सफाहोड़ आंदोलन के बारे में जानना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट 2, जिसमें हम लोग संथाल जनजाति की भाषा, ठीक, संस्कृति और दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे संथाल भाषा जो कि संथाली है। ठीक। भारत के संविधान में भी इसको एक दर्जा दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी एंड संथाल फिलोसफी, तो दर्शन और संथाल दर्शन के बारे में जानेंगे। फिर जानना है आपको डॉन सोरेन पद्मश्री क्या है, तो भगवत मुर्मू ठाकुर, भगवत मुर्मू ठाकुर के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे सोरही सोरेन के बारे में, जिनको भी पद्मश्री मिला है, ठीक, और भगवत मुर्मू। फिर जानेंगे संथाली लोक कथा, जिसको डॉक्टर डोमन साहू समीर ने लिखा है। ठीक। फिर यूनिट 3 है और ये आपका अंतिम यूनिट है। ठीक है। सिलेबस के बाद अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यूनिट 3 में आप लोग जानेंगे संथाली धर्म के बारे में, संथाल धर्म, संथाल रिलीजन। ठीक है। मारांग बुरु न जी, एमा नतून चेकन आया और चेकन आया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। संथाल रिलीजन के बारे में जानेंगे, संथाल कस्टम एंड फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि आपका सरहुल हो गया। ठीक। नेक्स्ट, संथाल वर्ल्ड व्यू के बारे में जानेंगे, संथाल कहाँ कहाँ है विश्व में, संथाल टोटम एंड टेबोस के बारे में जानेंगे। ठीक है। धूमकुड़िया, विवाहगिरी और इन सब के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे घोटुल, ठीक है, और क्या क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ,
लोकल गवर्नेंस संथाल में कैसे चलता है, मुंडा मान की व्यवस्था, ठीक, मांझी व्यवस्था, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। और जैसा कि मैं बोला हूँ, इस वीडियो को मैं बीच बीच में ब्रेक लेके बनाऊंगा, और जब मैं बोलूँगा ब्रेक लेने, आप लोग भी 5 मिनट टॉयलेट करके, ठीक, पानी उनी पी के या घूर फिर के आ जाइएगा, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है कि संथाल कौन है। भाई मैं हूँ संथाल, आप है संथाल, क्या पहचान है ये बताना है। तो संथाल भारत का एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है। कौन सा, ब्राह्मण समुदाय नहीं, आदिवासी समुदाय, ठीक है। तो संथाल क्या है, प्रमुख आदिवासी समुदाय है, जिनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा है संथाली, जिनका अपना एक धर्म है, ठीक है, सिंगबोंगा बोलिए, चाहे मारंग बुरु बोलिए, चाहे संथाली सरना बोलिए, ठीक है। धर्म है, अपनी एक संस्कृति है, अपना एक परंपरा है, और अपना एक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा कि संथाल कौन है। तो संथाल भारत की एक जनजाति है जिसकी अपनी एक भाषा है संथाली, जिनका अपना एक धर्म है सरना धर्म, सिंगबोंगा, ठीक है, मारांगबुरु, और जिनकी अपनी एक संस्कृति है, सामाजिक व्यवस्था है और परंपरा है। और ये झारखंड, ठीक, पश्चिम बंगाल, असम तथा अन्य राज्यों में स्थित है। सबसे ज़्यादा झारखंड में संथाल, ठीक है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड में संथाल है। और भारत में 3 सबसे बड़ी बड़ी जनजाति में से एक है। पहला है भील, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। दूसरे नंबर पे आता है गोंड, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। और तीसरा है संथाल, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। इस तरह से भी बोल सकते हैं कि संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। चलिए इतना पढ़ा दूंगा ना दोस्त कि आपको दूसरा और मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बोलिएगा नहीं कि यार भैया मज़ा नहीं आया। संथालों की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो संथाली, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो भारत में अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग भाषा परिवार से संबंधित है। संथाली भाषा परिवार जो है आस्ट्रिक, ठीक है, या आस्ट्रो एशियन, क्या बोलिएगा, आस्ट्रिक भाषा परिवार, या अच्छा रहेगा आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। जैसे हिंदी जो है, हिंदी वो भारोपीय भाषा परिवार है, भारत और यूरोप का, ठीक है, भारोपीय, ठीक, या आर्य भाषा परिवार उसको बोलते हैं हिंदी, ठीक। द्रविड़ जो है, द्रविड़ भाषा परिवार एक होता है भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय, एक होता है द्रविड़, ठीक, और एक होता है आस्ट्रो एशियाटिक। तो द्रविड़ भाषा परिवार में जैसे कि आपने नाम सुना होगा तमिल, तमिल द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, और आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है आपका ये संथाली। तो संथाली आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है। ऑस्ट्रेलिया और एशिया से मिला है ये वर्ड आस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, समझ गए। चलिए याद रख लेना है, मुंडा शाखा से ये संबंधित है। नेक्स्ट, दामिन एको, इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, दामिन, दामिनी 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 ओ मेरी दामिनी, एक गाना निकला था ना, दामिन एको। दामिन एको क्या है, तो हिंदी में दामिन एको आप लिख लीजिएगा। दामिन एको औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक को आम भाषा में बोलिएगा अंग्रेजी शासन का काल, ठीक है। यानी कि दामिन एको अंग्रेजी शासन के काल में संथालों की बसावट, यानी कि जहाँ पे संथाल लोग रहते हैं अंग्रेजी शासन में, से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था जो वर्तमान झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है। सिंपल भाषा में बोलें तो भैया जब अंग्रेज लोग रहता था उस समय संथाल परगना को दामिने कोह कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अंग्रेज लोग जब रहते थे तो संथाल परगना को दामिने कोह कहते थे। अब बात आता है भैया हमको ये बताइए कि संथाल परगना क्या है। तो देखिए झारखंड के 6 गो जिला को संथाल परगना कहा गया है। झारखंड में 5 गो डिवीजन, आपको समझना होगा, झारखंड में 5 प्रमंडल है, ठीक, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, ठीक, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल,
तो ये 5 प्रमंडल में एक प्रमंडल है संथाल परगना। संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। सभी प्रमंडल के कुछ कुछ जिले आते हैं, जैसे कि पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, उत्तरी छोटानागपुर में कुछ जिले हैं, दक्षिणी छोटानागपुर में 5 गो जिला है, ठीक। संथाल परगना में 6 गो जिला है, कोल्हान में 3 गो जिला है। तो संथाल परगना झारखंड का एक प्रमंडल है, इसमें 6 जिले आते हैं। इन्हीं 6 जिले को अंग्रेजी समय में दामिन ए को कहा जाया था। जब अंग्रेज लोग रहते थे तो संथाल परगना को दामिन ए को कहा गया, दामिन ए को, ठीक है। इसके 6 जिले कौन कौन है भैया? तो देखिए, मैं झारखंड जी के बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, क्योंकि मैंने सीजीएल का तैयारी किया था दिन रात, बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत। नहीं नौकरी लगता है झारखंड में, ये एक झारखंड की डिमेरिट है, ठीक है। तो पहला है आपका दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर। ये 6 जिला को दामिन ए को कहा गया था, अभी इसको संथाल परगना कहा जाता है। और ये 6 जिले, आपके जो 6 जिले बता रहा हूँ ना, ये 6 जिले एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, जिसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी, ये 6 जिला में जितना भी कॉलेज है आफ्टर 12th, ग्रेजुएशन का, पीजी का, बीएड का, ठीक है, और पीएचडी का, सब कॉलेज ये इसी के अंदर में आते हैं, समझे, एसकेएमयू दुमका में। तो ये दामिने को क्या है, अंग्रेजी शासनकाल के समय एक स्थान जहाँ पे संथाल जनजाति निवास करते थे उसको दामिने कोह कहा गया। वर्तमान समय में दामिने कोह का नाम संथाल परगना है। इसके अंतर्गत झारखंड के 6 जिले आते हैं। बहुत आसानी से बताया, आप लोग नोट करते जाइएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में याद हो जाएगा। अरे भाई मैंने 2 साल बिताया तब जाके ये सब याद किया हूँ, तो आपको तुरंत थोड़ी याद होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप तुरंत भूल जाएंगे सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा लिख लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा छोटा नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट, अगला आता है दामिन ए को शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। देखिए, दामिन ए को, ठीक है, तो इसका मतलब होता है पहाड़ियों का किनारा। क्या होता है? पहाड़ियों का किनारा या पहाड़ों का किनारा, ठीक है। दामिन ए को का मतलब क्या होता है? पहाड़ों की सीमा या पहाड़ों का किनारा। नेक्स्ट, संथालों का दामिन ए को से बसना किस काल से संबंधित हुआ? तो संथाल लोग दामिन ए को में बसना कब से शुरू करते हैं? ये मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी, जब अंग्रेज का शासन था उस टाइम से यहाँ पे बसना शुरू करते हैं। संथालों की दामिन ए कोह में बड़े पैमाने पर बसावट मुख्यतः 19वीं शताब्दी के औपनिवेशिक शासनकाल से संबंधित है, ठीक है। संथालों के पारंपरिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? तो संथाल लोग मुख्य रूप से पारंपरिक जीवन का आधार क्या था? संथाल पारंपरिक जीवन का मुख्य आधार कृषि, ठीक, खेती करते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे और कंदमूल लाते थे, जैसे कि करील हो गया, फुटका हो गया, कुकड़ी हो गया, ठीक है, और बहुत सारे वन के मतलब फल लाते थे, प्राकृतिक संसाधन और पशुपालन भी क्या करते थे, ठीक है। इन सब से संथाल की आजीविका चलती थी। नेक्स्ट, अगला है औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक मतलब क्या होता है? अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों का शासन। तो औपनिवेशिक शासन में संथाल समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? अंग्रेजों ने संथाली लोगों को किस तरह से प्रभावित किया? तो औपनिवेशिक शासन में भूमि व्यवस्था, ठीक, राजस्व वसूली मतलब कि टैक्स वसूलना, महाजनी शोषण और प्रशासनिक हस्तक्षेप के माध्यम से संथाल के पारंपरिक जीवन को प्रभावित किया। किन्होंने? ये अंग्रेजों ने। तिलका मांझी आंदोलन कब हुआ? तो तिलका मांझी, जिनको जबरा पहाड़िया कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जबरा पहाड़िया, ठीक है। तिलका मांझी आंदोलन 1781 से 1785 के बीच हुआ। कब? 1781 से 1785 के बीच में होता है, ठीक। 1700 समझ रहे हैं, 1800 नहीं, 1900 नहीं, 1700, ठीक। तो 1781 से 1785 के बीच में तिलका मांझी आंदोलन होता है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही यानी कि प्राचीन काल का विद्रोही, जो अंग्रेजों के समय में सबसे पहले लड़े थे, और जबरा पहाड़िया कहा जाता है, ठीक। तिलका मांझी कौन था? तो तिलका मांझी एक प्रमुख आदिवासी विद्रोही नेता थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था, ठीक है।
तो बोल दीजिएगा तिलका मांझी एक आदिवासी विद्रोही नेता थे जिन्होंने 1781 से 1785 के बीच में अंग्रेजों के साथ लड़े थे। ठीक है, किस लिए? तो अपनी आज़ादी के लिए, अपने जो उन पे अत्याचार हो रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, ठीक, उनके जंगल के अधिकार को छीना जा रहा था, इसलिए। ओके, तिलका मांझी का आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो तिलका मांझी का आंदोलन मुख्यतः ब्रिटिश जो अंग्रेजी थे शासन व्यवस्था और उनकी शोषणकारी नीतियों के खिलाफ था, जैसे कि टैक्स लेना, जंगल के, मतलब वो लोग जंगल में इन लोग रहते थे, ठीक, आदिवासी लोग जंगल में रहते, जंगल पे भी इन लोग अत्याचार कर रहा था, इसलिए ये लोग अटैक किए, तिलका मांझी सब अटैक किए। ठीक है, नेक्स्ट, संथाल हूल कब हुआ? अब आता है संथाल विद्रोह, जिसको हूल कहा जाता है। हूल मतलब होता है क्रांति, हूल मतलब क्या होता है? क्रांति। संथाल हूल, संथाल हूल जो है ये होता है 1855 से 56 में। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह होता है, इसी को संथाल हूल कहा गया। मैं थोड़ा सा इसको कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मज़ा आएगा। तो देखिए, दो नेता थे, एक था सिद्धू, एक थे कान्हू। तो 1855 का बात है, 1855 के समय की। दो लीडर थे, एक सिद्धू एक कान्हू। सिद्धू बोलता था, देखो पार्टनर, ये अंग्रेज लोग ना हम लोगों पे अत्याचार कर रहा है। कान्हू बोलता, बात तो बिल्कुल सही है पार्टनर, तब क्या किया जाए? चलो तब इसको हम लोग मज़ा चखाते हैं। ठीक, और फिर सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, देखिए संथाल जनजाति में बहुत सारे सरनेम है, जैसे कि मुर्मू हो गया, किस्कू हो गया, टूडू हो गया, हेम्ब्रम हो गया, ठीक, सोरेन हो गया, होता है ना, बहुत सारा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उतना। ठीक है, तो मुर्मू एक टाइटल है आदिवासी का। तो सिद्धू मुर्मू बोला, अच्छा तो एक काम करते हैं, हम लोग प्लान बनाते हैं पहले। ठीक, तो एक प्लान बनाए कि चलिए हम लोग प्लान बना के अटैक करेंगे। सिद्धू इस प्लान के लीडर बन गए। ठीक, ये बात 1855 से 56 की है। कान्हू उसके क्या बने? मंत्री बने। सिद्धू राजा बन गए एक तरह से, कान्हू मंत्री बन गए, और इसका साथ निभाया चांद भैरव ने भी, सेनापति बनाया गया चांद भैरव को। और दो बहनें थीं जिनका नाम था फूलो मुर्मू, झानू मुर्मू, फूलो झानू मुर्मू। ठीक है, इन्होंने भी साथ दिया, और इसके साथ 10,000 आदिवासी लोगों ने साथ दिया। अब सब लोग मिल गया, तो बोला कि यार क्या भाई अटैक किया जाए? बिल्कुल किया जाए। तो जोहार झारखंड और करके अटैक हुआ। जोहार झारखंड नहीं, उन्होंने नारा दिया कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, एक तरह से नारा इन्होंने लगाया, और संथाल विद्रोह हुआ। अंग्रेजों को पूरा क्या बोले, नाको चने चबाना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या था? राइफल था, ठीक, बंदूक था। और हमारे पास क्या था? मान लीजिए पिछले जन्म में आप ही सिद्धू थे, कान्हू कोई थे, कोई चांद थे, कोई भैरव थे, कोई फूलो जानू थे, लड़कियां। ठीक है, तो आपके पास क्या था? तीर धनुष, क्योंकि संथाल जनजाति का तीर धनुष बहुत महत्वपूर्ण हथियार होता है। अच्छा ये देख रहे हैं क्या? ये मेरी वाइफ का नाम लिख दिए। ठीक, तो तीर धनुष था, संथालों के पास तीर धनुष था। ठीक, और उनके पास राइफल था। तो सिंपल सी बात है भैया कि तीर धनुष का और राइफल का कोई टक्कर नहीं है, राइफल तो मार ही देगा। फिर भी अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे क्षति पहुँचे, और लगभग बहुत सारे संथाल लोगों की भी हत्या हो गई। यह विद्रोह पूरा फैल गया, ब्रिटेन तक बात चला गया कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि संथाल विद्रोह नाम का एक विद्रोह हुआ है, और ये विद्रोह झारखंड, ठीक, पश्चिम बंगाल और कुछ मात्रा इसका बिहार, मतलब अभी 3 राज्यों में फैल गया, उस टाइम पे एक ही था ये। ठीक है, वो एरिया पूरा का पूरा प्रभावित हुआ 1855-56 में। ठीक, ये हो गया। अब जब ये बात फैल गई तो एक राइटर थे, कार्ल मार्क्स, नहीं कार्ल मार्क्स, शायद कार्ल मार्क्स ही थे, उन्होंने बोला कि यह भारत की प्रथम जन क्रांति है। भारत की प्रथम जन क्रांति है अंग्रेजों के विरुद्ध। लोगों के द्वारा पहली बार इतना बड़ा मात्रा में लड़ा गया।
इसके 2 साल बाद होता है 1857 की क्रांति, जिसमें मंगल पांडे वगैरह वगैरह आता है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। लेकिन मंगल पांडे जो सैनिक विद्रोह करते हैं उससे 2 साल पहले 1855 में ही ये विद्रोह हो जाता है। समझे? संथाल विद्रोह के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है, समझ गए? अब चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला है संथाल हुल। हुल मतलब होता है आंदोलन कब हुआ? 1855 से 56 में। संथाल हुल के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद भैरव सेनापति थे, और इनका साथ निभाई थी फूलो और झानू मुर्मू ने। फूलो झानू मुर्मू के नाम से दुमका में एक हॉस्पिटल भी बना है, आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो जान लीजिए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। संथाल हुल का प्रमुख कारण क्या था? संथाल हुल का सबसे मेन कारण था अंग्रेज लोगों की दमनकारी नीतियाँ। अंग्रेज लोग भूमि संबंधी समस्याएं, जमींदार महाजन का शोषण और अंग्रेजों की उत्पीड़न के कारण संथाल विद्रोह किया गया। ठीक, संथाल हुल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो ये था संथाल हुल का प्रमुख क्षेत्र दामिन ए कोह, जिसको वर्तमान में हम लोग संथाल परगना कहते हैं। इसमें बिहार का भी कुछ जिला शामिल है। ठीक है, आप लोग मैप देखिएगा संथाल परगना का एरिया, तो इसमें बिहार का भी कुछ जिला शामिल है, कुछ जिला आपका इसका भी शामिल है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संथाल हुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको संथाल हुल को संथाल विद्रोह भी कहा जाता है, इंग्लिश में संथाल रेबेलियन कहा जाता है, संथाल रिबेलियन। ठीक है, संथाल हुल का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो संथाल हुल के बाद संथाल क्षेत्र के प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया और अलग प्रशासनिक व्यवस्था शुरू किया गया, जिसे हम लोग एसपीटी एक्ट कहते हैं। अब ये एसपीटी एक्ट क्या है ये बताइए थोड़ा सा भैया। तो देखिए, झारखंड में ज़मीन की खरीद बिक्री के लिए ये विद्रोह हुआ था। तो ज़मीन की खरीद बिक्री झारखंड में 2 कानून हैं। ठीक है, एक है सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, और एक है एसपीटी एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ठीक, इंग्लिश बोलते हैं सीएनटी को, सी से छोटा नागपुर, टी से टेनेंसी एक्ट। सीएनटी मैं लिख के देता हूँ, सीएनटी, सीएन से छोटा नागपुर, टेनेंसी एक्ट, एक्ट मतलब कानून। एक होता है एसपीटी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, हिंदी में बोलते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो झारखंड में 24 को जिला है, झारखंड के 18 जिलों में, कितने? 18 जिलों में ये कानून चलता है, 18 जिलों में सीएनटी एक्ट, और 6 को जिला में चलता है एसपीटी एक्ट। ठीक, 18 जिलों में क्या चलता है? सीएनटी एक्ट, और 6 जिलों में चलता है एसपीटी एक्ट। ठीक, तो ये कानून बनाया गया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बना है, लगभग 100 साल बाद। ठीक है, संथाल हुल का परिणाम क्या निकला? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बना। ठीक, प्रशासनिक व्यवस्था बनी, और ये 6 को जिला में जितने भी खरीद बिक्री होता है वो सब एसपीटी एक्ट के तहत होता है। इसके तहत कोई भी एसटी या एससी का ज़मीन, एसटी या एससी का ज़मीन ओबीसी या जनरल कैंडिडेट नहीं खरीद सकता, और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे खरसवां मूवमेंट क्या है? खरसवां, देखिए सरायकेला खरसवां एक जिला है झारखंड का। ठीक है, वहाँ पे सरायकेला खरसवां में संथाल समाज में धार्मिक, सामाजिक सुधार और पारंपरिक पहचान से जुड़ा हुआ एक आंदोलन हुआ, खरसवां आंदोलन। ठीक है, सॉरी यार, खेरवार आंदोलन। खरसवां आंदोलन भी ऐसा ही कुछ था जो कि सरायकेला खरसवां में हुआ, और ये खेरवार आंदोलन है। खेरवार जनजाति एक झारखंड की, माफ़ कीजिएगा मैंने गलत पढ़ा, मतलब एक सरायकेला खरसवां गोलीकांड भी हुआ है। ठीक है, और खरसवां आंदोलन भी हुआ है, तो मुझे कन्फ्यूजन हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। खेरवार आंदोलन क्या है? खेरवार जनजाति एक झारखंड की, खेरवार जनजाति की अपनी एक धार्मिक मान्यता है, सामाजिक सुधार और पारंपरिक पहचान को लेकर ये खेरवार आंदोलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे खेरवार आंदोलन मुख्यतः किस अवधि में हुआ? तो ये 1870 के दशक में होता है खेरवार आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है सफाहोड़ आंदोलन।
क्या है? सफाहोड़। आप लोग लिख लीजिएगा, सफाहोड़, सफाहोड़ आंदोलन। ठीक है, ये सफाहोड़ आंदोलन क्या है? तो सफाहोड़ आंदोलन समाज में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए, ठीक है, ये आंदोलन किया गया। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? दुका हो। हम लोग नहीं बोलते हैं दुखा हो, तो इसका नाम है दुका हो, दुका हो। ठीक। हो जनजाति एक झारखंड की, जो कि संथाल परगना, सॉरी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम इलाके में मिलता है। नेक्स्ट, संथाली लोक कथा क्या है? तो संथाली लोक कथा है संथाल जनजाति समुदाय की मौखिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कथा, कहानी और मिथक को लोक आख्यान को कहा जाता है, लोक कथा। नेक्स्ट, संथाली लोक कथा के संदर्भ में किस लेखक का नाम पाठ्यक्रम में दिया गया है? तो लिखिएगा डोमन साहू समीर, डॉक्टर डोमन साहू समीर। बोलिएगा भैया ये तो साहू है, हैं अब भी तो साहू हैं, तो ये तो संथाली है। देखिए, संथाल में मतलब ये राइटर हैं, संथाली हैं या नहीं है हमको नहीं मालूम। ठीक है, देखिए, संथाली भाषा जो संथाल के इलाके में रहता है उसको भी आता है। ठीक, तो संथाली एक जनजाति है, एस्ट मूल रूप से अगर देखा जाए तो संथाली जो एसटी कैटेगरी में आते हैं वही संथाली हैं। नहीं तो संथाली भाषा अगर मुझे भी आता है, हम भी किसी को बोल देंगे। ठीक है, संथाली में बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो संथाल नहीं कहलाएंगे। उसका मूल स्ट्रक्चर है कि वो सभी मापदंडों पे खरा उतरे, जैसे कि वो एसटी कैटेगरी में आता है, वो झारखंड के संथाल जनजाति से संबंधित हो या भारत के संथाल जनजाति से संबंधित हो, तो ठीक है, तो वो होना चाहिए। अब हर आदमी जो संथाली आता है वो संथाल नहीं है। तो डोमन साहू समीर एक लेखक है। ठीक है, और इन्होंने संथाली लोक कथाओं को लिखने का काम किया है। फिर आता है डॉन सोरेन। कौन है डॉन सोरेन? डॉन डॉन 11 मलकों की पुलिस डॉन के पीछे पकड़ी हुई है ना। क्या क्या बोलता है यार, डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। चलिए, अजीबो पहचान लो मैं हूँ डॉन। तो डॉन सोरेन है। डॉन सोरेन पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस में पद्मश्री, ठीक है, भगवत मुर्मू ठाकुर से संबंधित रचना के रूप में दिया है। ठीक है, और इसको याद रख लीजिएगा, डॉन सोरेन कौन है? तो डॉन सोरेन को पद्मश्री दिया गया है। भगवत मुर्मू ठाकुर से संबंधित हैं ये डॉन सोरेन। ठीक है, और इनको पद्मश्री मिला है। भारत में 3 गो पद्म पुरस्कार है, एक होता है पद्मश्री, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म विभूषण। सबसे छोटा है पद्मश्री, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्म विभूषण। 3 गो पद्मश्री पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार 3 गो है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है, जो कि एक पीपल के पत्ते के में छपा होता है, पीपल के पत्ते के जैसा छपा होता है। नेक्स्ट, सोरही सोरेन किससे संबंधित है? ठीक है, तो इनको भी पद्मश्री मिला है। भगवत मुर्मू ठाकुर से ये भी संबंधित है। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संथालों का एक प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो देखिए, सोहराय। सोहराय को झारखंड में बहुत मान्यता दिया गया, बहुत। ठीक है, सोहराय फेस्टिवल संथालों का एक प्रमुख या बोले कि सबसे ज़्यादा बड़ा त्यौहार है। ठीक है, सोहराय और सरहुल जो कृषि, पशुधन और सामुदायिक जीवन से जुड़ा हुआ है। सोहराय से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फेमस है सरहुल। सोहराय और सरहुल दो को याद रख लीजिएगा। सरहुल इसमें सरय के फूल की पूजा होती है और सोहराय में पशुओं की पूजा होती है। ठीक है, तो सोहराय सरहुल 2 फेस्टिवल है जो कि संथालों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है, संथाल धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संथाल धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है, पर्वतों की पूजा की जाती है, पहाड़, ठीक है, पहाड़ों की पूजा की जाती है, पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जल जंगल जमीन की पूजा की जाती है। ओके, नेक्स्ट, संथाल के सर्वोच्च देवता का नाम क्या है? तो
संथाल में धार्मिक ठाकुर जीव को सर्वोच्च सृष्टिकर्ता परम सत्ता के रूप में माना जाता है। ठाकुर जीव, कोई कोई इनको सिंगबोंगा बोलते हैं, कोई कोई मारंग बुरु बोलते हैं। ठीक। जौहर थान क्या होता है, या जाहिर थान? जाहिर थान अच्छा होगा। जाहिर थान संथालों का पवित्र धार्मिक स्थल है, जैसे कि हिंदू धर्म में मंदिर, इस्लाम धर्म में मस्जिद, ठीक है, सिख धर्म में गुरुद्वारा, ईसाई धर्म में चर्च, उसी तरह से संथाल धर्म में जाहिर थान होता है। ठीक है। सरना भूमि भी कई बार इसको बोला जाता है, सरना स्थल या सरना भूमि। ठीक है। गांव के पास प्राकृतिक वन के क्षेत्र में जाहिर थान होता है। ठीक। कोई कोई इसको सरना स्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट, संथालों के प्रमुख धार्मिक पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो जो धार्मिक पुरोहित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको नायके बोलते हैं, नायके। ठीक है। या नायके को प्रमुख ग्राम पुरोहित कहा जाता है। नायके बोलते हैं, मारांग गोमके बोलते हैं। ठीक। या ग्राम पुरोहित, प्रमुख ग्राम पुरोहित माना जाता है इनको। ठीक है। नायके का प्रमुख कार्य क्या है? जो नायके होते हैं इनका प्रमुख काम क्या होता है? तो ये धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पद्धति का काम करते हैं। संथाल समाज में मांझी कौन होता है? तो मांझी कौन होता है? मांझी संथाली गांव का पारंपरिक ग्राम का प्रधान होता है, एक तरह से सरपंच की तरह। सरपंच बोलिए इनको। सामाजिक मीटिंग हो गया, चाहे कोई भी मुद्दा हो गया, तो जो मतलब मीटिंग बैठता है उसमें इनको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है, मांझी परिषद क्या है? तो मांझी परिषद ग्राम पारंपरिक शासन व्यवस्था है, जो इसमें गांव के सामाजिक झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, जमीन संबंधित है, कुछ भी पशु वगैरह से, या कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो भी आपस में बैठ के इन मामलों पर विचार करते हैं। इसको मांझी परिषद कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मांझी परिषद। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, संथालों की पारंपरिक स्थानीय शासन व्यवस्था की प्रमुख इकाई क्या है? तो संथालों की जो पारंपरिक, यानी कि जो चलता आ रहा है पूर्वजों से, स्थानीय शासन व्यवस्था है, इसको मुख्य रूप से मांझी शासन व्यवस्था कहते हैं, और ये मांझी नेतृत्व करते हैं। ठीक है। मांझी प्रमुख इकाई क्या है? तो ये मांझी शासन व्यवस्था बोलिए। ठीक है। मुंडा लोगों का है मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मांझी लोगों का मांझी शासन व्यवस्था। ठीक है। संथाल लोगों को मांझी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोहराय पर्व कब मनाया जाता है? सोहराय, तो ये दीपावली के बाद मनाया जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हम लोग के गांव में भी होता है। पशुओं के सींग में तेल लगाया जाता है और चौक पूरा जाता है। ठीक है। और अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, लेकिन ये मुख्य रूप से अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है बाहा पर्व क्या है? बाहा, देखिए, जब बसंत ऋतु आता है, यानी कि होली का समय, जिसमें नए नए फूल आते हैं, नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों में, तो उसी को बाहा कहा जाता है। बाहा संथालों का प्रमुख वसंत और पुष्प पर्व है, जिसमें प्रकृति के साथ नए फूलों का आगमन और उत्सव मनाया जाता है। अब आता है करम पर्व, झारखंड में बहुत फेमस है। इसमें हर बहन अपने भाई के लिए क्या करती है? पूजा अर्चना करती है। ठीक है। और अपने पापा के लिए भी, ताकि उनका खेती अच्छा हो। ठीक। और ज़िंदगी में तरक्की करें। करम पर्व प्रकृति और कृषि सामुदायिक एकता का समृद्धि से जुड़ा हुआ पर्व है। इसमें हर बहन अपने भाई के लिए पूजा करती है। और कर्म उत्सव का एक कारण ये भी है, ताकि कर्म क्या होता है कि धान रोपनी हो जाता है सबका। ठीक। उसके बाद यह त्यौहार उसी के उत्सव में मनाया जाता है। ठीक है, ताकि खेती अच्छे से हो। संथाल विश्व दृष्टि से क्या है? तो संथाल विश्व की दृष्टि प्रकृति और मानव समुदाय, पूर्वजों और आध्यात्मिक शक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध पर आधारित जीवन दृष्टि है। ओके। संथाल की प्रकृति के प्रति दृष्टि कैसी है? तो संथाल प्रकृति के प्रति जीवन को अभिन्न अंग मानते हैं, जिसमें जल, जंगल, जमीन को भूमि बोलिएगा, तथा जीव जंतुओं के साथ मिलकर, यानी कि सामंजस्य
देकर महत्व दिया जाता है और आपस में रहते हैं। संथाल समाज में पूर्वजों का क्या महत्व है? तो संथाल समाज में पूर्वजों के प्रति सम्मान, स्मरण की परंपरा महत्वपूर्ण है तथा उन्हें पारंपरिक और सामुदायिक जीवन से जुड़ा हुआ माना जाता है। ओके, आता है टोटम क्या है। प्रश्न है हमारा, संथाल जनजाति में टोटम क्या है? टोटम किसी विशेष पशु, पक्षी या पौधे या प्रकृति वस्तु से जुड़ा हुआ पारंपरिक प्रतीकात्मक चिन्ह है, जैसे कि सांड का फोटो, ठीक, पक्षी का फोटो, पशु का फोटो, किसी पौधे का फोटो, जो संथाल की सामाजिक पहचान और परंपरा से संबंधित है। और ये संथाली अपने घर के दीवारों में इसका चित्र उत्तीर्ण करते हैं। ठीक, अब आता है टोटम का क्या अर्थ है। तो निषेध या वर्जना से आशय उन पारंपरिक, टोटम के बाद आता है टेबू। ठीक है, टेबू क्या होता है? टेबू निषेध मतलब मना कर दिए हैं। ठीक है, जहाँ पे रोक होता है। तो वर्जना से आशय उन पारंपरिक नियमों से हैं जिनमें अनुसार कुछ विशेष कार्य, वस्तुओं या व्यवहारों से बचना आवश्यक माना जाता है। ठीक, संथाल समाज में विवाह का क्या महत्व है? तो देखिए, संथाल विवाह की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है और परिवार, रिश्तेदार और सामुदायिक जीवन को व्यवस्थित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और संथाल में एक रूल है कि जो व्यक्ति संथाल जिस टाइटल का है, जैसे मुर्मू है तो मुर्मू से शादी नहीं करके बाकी सभी से कर सकता है। ठीक है, सोरेन है तो सोरेन से छोड़ के बाकी सब से करेगा, मतलब अपना कास्ट छोड़ के बाकी किसी से कास्ट से भी आप कीजिए, क्योंकि अपने कास्ट को वे लोग भाई महान मानते हैं और मुझे भी ये काफ़ी पसंद आया। संथाल समाज में परिवार का क्या महत्व है? ठीक है, तो परिवार, देखिए ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। संथाल लोक साहित्य की विशेषता क्या है? तो लोग गीत गाते हैं फसल काटते समय, कहीं पे धान रोपते समय और भी बहुत कुछ पशुपालन के समय। संथाली भाषा की लिपि क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। संथाली भाषा की लिपि ऑल चिकी है। क्या नाम है? ऑल चिकी। ऑल एक खाने का सब्जी होता है। ठीक है, तो वैसा नहीं है, ऑल चिकी एक लिपि है। ऑल चिकी लिपि की खोज मतलब इसका निर्माण शुरू पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया। ठीक है, ऑल चिकी लिपि का निर्माता कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू का संथाली भाषा में क्या योगदान है? तो संथाली भाषा के औलचिकी लिपि का विकास किया और संथाली भाषा तथा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया है। झारखंड से लिया गया है ये। ठीक है, 1992 में संथाली भाषा को 2003 के 92वें संविधान संशोधन 92nd अमेंडमेंट एक्ट में लिया गया और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें ये औलचिकी भी है। संथालों की पारंपरिक नेतृत्व व्यवस्था में मांझी की क्या भूमिका है? तो मांझी गांव का पारंपरिक नेतृत्व करता है तथा सामाजिक विवादों, समुदाय निर्णय और ग्राम व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संथाल संस्कृति की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए, प्रमुख विशेषता यहाँ पे प्रकृति के साथ गहरा संबंध है। ठीक, सामुदायिक जीवन, पारंपरिक नृत्य, लोक और ये प्रकृति के साथ रहते हैं। अक्सर जंगलों में इनकी जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे, बट लॉन्ग आंसर टाइप करने से पहले मैं आपको ज्ञान सागर ऐप के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। सभी पीडीएफ मतलब सेमेस्टर 1 के सभी, सेमेस्टर 2 के सभी, जैसे कि आपका जितना भी पेपर है सेमेस्टर 2 में, एमडीसी सेक, आपका भैक हो गया, सोशल अवेयरनेस का हो गया, इंडियन नॉलेज सिस्टम, एईसी पेपर इंग्लिश हो गया, सब ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड है। ठीक है, तो वो सब आपको मिलेंगे। कितना में? सिर्फ 60 रुपये में। सेमेस्टर 3 का भी 4, 5, 6, 7 सब 8 तक फ्री, ओनली सिर्फ 60 रुपीज़ में। तो 60 रुपये पेमेंट कीजिएगा, 4 साल तक आपका ऐप फ्री हो जाएगा, सभी पेपर के नोट्स। ठीक है, इतना सस्ता है। 60 रुपया दे के यदि आपको कंप्लीट ग्रेजुएशन का पढ़ाई मिल जाता है अच्छी जगह से, तो क्या बुराई है बताइए। तो चलिए मैं ऐप के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करूँगा। ठीक है,
तो ये है ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, ये ऐप प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आएगा ज्ञान सागर जोहार पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ऐप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब क्या होगा भैया, यहाँ पे क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा क्रिएट एन अकाउंट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे तो क्या होगा, आपको फुल नेम और फ़ोन नंबर डालने को आएगा। फुल नेम और फ़ोन नंबर डालिएगा। ठीक, यहाँ पे फिर से आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे क्रिएट एन अकाउंट, आपके फ़ोन पे OTP आएगा, डालिएगा, आपका ऐप खुल जाएगा। अब आपको आना है यहाँ पे ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में आएंगे, ठीक है, क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, ऑल कोर्स यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का कोर्स खुल जाएगा। आपको लेना है SKMU दुमका का कोर्स, ये वाला। ठीक, SKMU दुमका, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। 60 रुपया का ये कोर्स है और ये कोर्स 4 साल के लिए आपका दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस कोर्स इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर। कंप्लीट ग्रेजुएशन का फीस है सिर्फ 60 रुपया। ठीक है, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा, स्टार्ट लर्निंग आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से होगा। वहाँ पे QR कोड मिल जाएगा, जिनको ऑनलाइन नहीं आता है QR कोड आएगा, किसी को भी क्लिक करने बोलिए। और नहीं तो UPI का भी ऑप्शन है, फ़ोनपे गूगल पे किसी भी UPI पे का चलाते हैं तो UPI कर लीजिएगा, नहीं तो QR कोड से किसी दूसरे को करने बोलिएगा। 60 रुपये कटेगा। उसके बाद ये ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। SKM यूनिवर्सिटी, अब सेमेस्टर 1 पढ़ना है, MDC पढ़ना है, सेमेस्टर 5 का पढ़ना है, 6 का पढ़ना है, जो पढ़ना पढ़ सकते हैं। अभी तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम है तो आप सेमेस्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस पर क्लिक कीजिए सेमेस्टर 2 पे, फिर यहाँ पे आपका सेमेस्टर 2 ओपन हो जाएगा। अब आपको आना है न्यू वाले कोर्स में, 25-29 और आगे आने वाले सभी स्टूडेंट का यही काम देगा। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सभी पेपर का खुल जाएगा। अब आपको जो पेपर देखना है, मान लीजिए SC पेपर देखना है, चाहे भी देखना है, चाहे MDC देखना है, चाहे SEC देखना है, जो भी देखना है, या सोशल अवेयरनेस या AEC, सब अपलोड है। ऊपर उठाइएगा तो सब मिल जाएगा। मान लीजिए आपको सोशल अवेयरनेस का पेपर देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, फिर आपका ये इस तरह से खुल जाएगा। व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये PDF ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये PDF इस तरह से खुल जाएगा। अगर आपको PDF खुलने में ज़्यादा टाइम लगे तो इस तीर के निशान पे क्लिक कीजिए तो आपका PDF फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके, समझ गए, बस इतना सा प्रोसेस है। PDF डाउनलोड होने तक का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हम लोग 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बता दे रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा संथाल के, अच्छा आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स वाले 5 आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 आएंगे और 15 मार्क्स वाले टोटल 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये रहेगा 75 मार्क्स। 60 मार्क्स, 10 मार्क्स 70 मार्क्स और 5 मार्क्स 75 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा संथालों के पारंपरिक इतिहास, उनके प्रवासन और दामिन एकोह में बसावट की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तावना बताना है, फिर आपको संथालों के पारंपरिक जीवन के बारे में बताना है, फिर बताना है प्रवासन की प्रक्रिया, देन दामिन एकोह के बारे में बताइएगा। ठीक है, और फिर जनसंख्या का महत्वपूर्ण यहाँ पे बताना है, जनसंख्या और राजस्व का महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जैसे कि क्षेत्र में औपनिवेशिक राजस्व लगभग 2000 रुपये था उस ज़माने में। ठीक, 1851 में 44,000 कर दिया गया और 1851 तक 83,000 संथाल इस क्षेत्र में बस चुके थे। ठीक, इस तरह से आपको पढ़ना है, पूरा आंसर करना है, पूरा डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संथालों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव की विस्तार से व्याख्या कीजिए। औपनिवेशिक शासन का संथाल पे क्या प्रभाव रहा, ये आपको विस्तार से बताना है। ठीक है, इसमें बताइएगा भूमि व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ, फिर बताइएगा महाजन का शोषण कैसे हुआ, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे जमींदार का प्रभाव क्या रहा, दिकू अंग्रेज लोगों को ही दिकू कहा जाता था, तो दिकुओं के प्रति असंतोष। ठीक है, पुलिस और प्रशासन का प्रभाव क्या रहा, और ये भी मिलकर लूटने का काम करते थे। कृषि का विस्तार हुआ, फिर आंकड़े बताइएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, प्रतिरोध की भावना का विकास हुआ, और फिर संथाल हुल की पृष्ठभूमि हुई, लास्ट में निष्कर्ष। तीसरा प्रश्न है तिलका मांझी के आंदोलन की पृष्ठभूमि का कारण स्वरूप प्रमुख घटनाओं और ऐतिहासिक महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तिलका मांझी जिनको आज
जबरा पहाड़िया कहा जाता है, ठीक, और आदि विद्रोही कहा जाता है। पहले इसके बारे में जानिएगा, उनका संघर्ष के बारे में जानिएगा, फिर आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में जानिएगा, ठीक। बंगाल का भयंकर अकाल भी इसमें बताइएगा, क्योंकि देखिए झारखंड, बंगाल और बिहार पहले एक था, ठीक है, बाद में अलग होते गया। आंदोलन का प्रमुख कारण औपनिवेशिक आर्थिक शोषण, फिर भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण, अकाल और आर्थिक संकट, ब्रिटिश शासन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक, आंदोलन का स्वरूप कैसा था, फिर बताइएगा क्या, तो ये एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है अगस्ट क्लेवलैंड, इनसे युद्ध हुआ, ठीक। हिंदी में लिख लीजिएगा अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे तो। फिर गिरफ्तारी और फिर बलिदान, ठीक। भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक, जिनको तिलका मांझी यूनिवर्सिटी या भागलपुर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट फिर आता है पारंपरिक औपनिवेशिक विरोध और आदिवासी एकता, स्वतंत्र संघर्ष, और फिर ये सब महत्वपूर्ण तथ्य बताइएगा। ओके, खत्म हो जाता है यूनिट। चौथा क्वेश्चन आता है यूनिट 1 से ही, संथाल हुल, जिसमें 1855 के कारण, स्वरूप, प्रमुख घटना, परिणाम और ऐतिहासिक महत्व का विस्तार से वर्णन करना है। इसमें संथाल हुल के बारे में जाना जाता है, और 30 जून को जो संथाल हुल क्रांति या हुल दिवस मनाया जाता है, इसको झारखंड में 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। झारखंड नहीं, पूरे भारत में हुल दिवस 30 जून हुल दिवस, ठीक है, जो कि भोगनाडीह से शुरू हुआ था। साहिबगंज जिला वर्तमान में झारखंड में आता है, ठीक है। भूमि शोषण हुआ, महाजनों का शोषण करते थे, जमींदार लोग का अत्याचार किया जा रहा था, मतलब ये सब मिलके किसानों पे शोषण कर रहे थे, पुलिस और प्रशासन भी, व्यापारी भी। तब जाके ये नेता क्या किए, आंदोलन किए, संथाल विद्रोह, 30 जून 1855, ठीक है, ये दिन था। भोगनाडीह कहाँ पे, तो यहाँ से साहेबगंज से। 7 जुलाई 1855 की घटना के बारे में बताइएगा। फिर हुल का स्वरूप और आर्थिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप, सशस्त्र विद्रोह, ब्रिटिश का दमन, ठीक है, संथाल का प्रमुख परिणाम, संथाल का निर्माण। ओके, चलिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। देखिए पूरा विस्तार है, इतना विस्तार कि आपको मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। फिर आता है खेरवार आंदोलन की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, नेतृत्व, स्वरूप, प्रमुख विशेषता और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताइए खेरवार आंदोलन का, ठीक है। खेरवार आंदोलन का अर्थ, प्रमुख नेताओं की भागीदारी, जिसमें भागीरथ मांझी सबसे प्रमुख नेता आते हैं, और ये लोग चाहते थे कि आदमी मदिरा मतलब दारू पीना छोड़ दे, नशा करना छोड़ दे, चोरी करना छोड़ दे, ठीक है, गलत व्यवहार करना छोड़ दे, और साथ ही साथ मीट मांस खाना भी छोड़ दे। ये धार्मिक सुधार आंदोलन था, और अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना है, ये भी इनका एक नारा था। खेरवार आंदोलन का महत्व, सामाजिक जागरण, सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकार की चेतना, और मतलब आगे के आंदोलन की पृष्ठभूमि, ठीक है। भागीरथ मांझी खेरवार आंदोलन के प्रमुख नेता कहे जाते हैं। छठा प्रश्न है इस यूनिट का, अंतिम प्रश्न यूनिट 1 का, सफाहोड़ आंदोलन की उत्पत्ति, विचारधारा, सामाजिक धार्मिक सुधार, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध क्या रुख था इनका, ठीक है। मतलब देखिए आपको पढ़ना है संथाल विद्रोह, पढ़ना है सफाहोड़ आंदोलन, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना क्या था आपका, तिलका मांझी के बारे में। ओके, तो कुछ भी आए इन सब के बारे में, जो भी आए आपको जो भी नॉलेज है लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अब एकदम A to Z ही लिखना है, A to Z किसी को याद नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, फिर विचारधारा के बारे में लिख के गांधी से ये प्रभावित हुए ये भी बताना है, सफाहोड़ आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी भूमिका थी, सामाजिक सुधार, वही सब जैसे भागीरथ मांझी ने किया था उसी तरह से सफाहोड़ आंदोलन भी ये चला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 का पहला प्रश्न है हमारा, संथाली भाषा का परिचय देते हुए उसके भाषा परिवार और प्रमुख विशेषता के बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो बताइएगा कि यह झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, असम में भी बोली जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। भाषा ओलचिकी है, जो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसका
खोज किया। 2003 में इसको संवैधानिक भाषा के रूप में शामिल किया गया 92वें संविधान संशोधन में। ठीक, चलिए फिर संथाली दर्शन की प्रमुख विशेषता के बारे में बताना है। ठीक, उसके बाद संथाली लोक कथा से संबंधित प्रश्न आएंगे, प्रश्न आएगा। ठीक है, दोन सोरेन सोरही सोरेन संथाल संस्कृति का महत्व बताइए। ठीक है, इनका क्या महत्व है, इनसे जुड़ा बातों को बताना है। फिर आता है संथाली लोक साहित्य की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। ओके, इसमें लोक कथा, लोकगीत, ऐतिहासिक महत्व। नेक्स्ट, संथाली लोक कथा की प्रमुख विशेषता तथा संथाल समाज में उसके महत्व की व्याख्या करें। डोमेन साहू समीर की क्या भूमिका है, ये भी आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट है, ये अंतिम प्रश्न है यूनिट 2 का, संथाली भाषा, लोक साहित्य और संथाल दर्शन के बीच संबंध की व्याख्या करें। ठीक है, ये आपका लगभग मतलब 80 पेज, मतलब कि एक पेज का में 79 है, 79 पेज का PDF है। आप इसको पढ़िएगा, लगभग 4 घंटा लगेगा पढ़ने में। पूरा PDF 4 घंटा में ख़त्म हो जाएगा। फिर एक छोटा सा नोट्स बना के उसको रिवाइज कर लीजिएगा 2 बार और आराम से एग्जाम देने जाइए। संथाल धर्म की प्रमुख विशेषता और धार्मिक विश्वास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रमुख धर्म, उनकी विश्वास, इस तरह से इसको पूरा का पूरा बताना है। नेक्स्ट आता है संथाल के प्रमुख रीति रिवाज, त्यौहार का वर्णन करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बस और कुछ ही प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, संथालों की पारंपरिक स्थानीय शासन व्यवस्था और नेतृत्व प्रणाली की व्याख्या करें। देखिए, ये सब प्रश्न बाद के जो मैंने बताए, ये सब केवल दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, मालूम नहीं, 60 रुपया के चलते। हालांकि फिर आगे जाके करेंगे, 4 साल का एक्सेस, आगे ही फ़ायदा उठा लीजिए। संथाल की पारंपरिक नेतृत्व व्यवस्था में मांझी, नायके और अन्य पदाधिकारियों की भूमिका के बारे में बताना है कि ये किस तरह से अपना शासन चलाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाता है यहाँ पे आपका ये अंतिम प्रश्न है, संथाल धर्म, संस्कृति, विश्व दृष्टि और पारंपरिक स्थानीय शासन के बीच में संबंध बताइए। तो ये प्रश्न आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पूरा सिलेबस ख़त्म। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और ये MDC का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा PDF ऑलरेडी अपलोड है। सिर्फ 60 रुपया दीजिए और सभी पेपर का एक्सेस पा जाइए। 4 साल तक हर सेमेस्टर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, बाय, जोहार।